ऊपर वाले को सबसे पहले जो पहला वैद्य है, जो पहला हकीम है, उससे इजाज़त मांगते हुए मैं आपसे अपनी दरख्वास्त रखना चाहता हूँ। नाड़ी परीक्षा या नब्बाजी, जैसे सर ने अभी बताया, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में आप कहीं भी जाओ, आप कितने होशियार हो, हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, व्हाट बेस्ट क्वालिटी ऑफ वैद्य और हकीम यू आर, nobody is asking. They will put utmost importance. आपको नाड़ी देखना आता है, आप नब्बाज है, और अगर आप सही मायने में नब्बाज है तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई रोक नहीं सकता। तो लोगों को बड़ा यह लगता है कि ये नब्ज देखना एक बड़ी खतरनाक बात है। आपको क्या लगता है? लास्ट पे जो है भाई साहब, मुश्किल है यार। नाड़ी पे उंगलियां रखिएगा, नाड़ी पे आपके नब्ज पर उंगलियां रखिएगा आपकी। आपने कहा मुश्किल है, चलो देखते हैं कितना मुश्किल है। रखो तो सही। चल रही है क्या? हाँ चल रही है पक्का? कहाँ मुश्किल है? देखो, बात को समझने की बहुत जरूरत है। मुश्किल हम उसे करते हैं, मुश्किलें होती नहीं है, मुश्किल हम यहां से पैदा करते हैं। नाड़ी जितनी आसान चीज, जहां तक मेरा मानना है, अब मेरे पास 40 साल का तजुर्बा है प्रैक्टिस का। BMS होकर मुझे 38 साल हो गए, 38 साल का तजुर्बा है। नाड़ी परीक्षा सिखाने का 32 साल का तजुर्बा है। मेरी 33 साल से प्रैक्टिस है, कंसल्टिंग, हॉस्पिटल्स है, अपना रिसोर्ट है। भारत में ही नहीं, दुनिया में मैंने तकरीबन 305 से अधिक वर्कशॉप्स लिए हैं। ऑनलाइन 170 वर्कशॉप्स लिए हैं अलग से। 1200 से ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं। मेरी नब्स पर 20 किताबें पब्लिश्ड है, बाकी भी 25-30 है, अब गिनती छोड़ दी है। 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पर पब्लिश्ड है। पहली बार मैं सिराज सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बार इतने सारे दिनों में, 33 साल में पहली बार यह मौका मिला है कि नब्ज की दुनिया का दूसरा शानदार शास्त्र जो यूनानी है, उससे हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। और शायद इसके पहले किसी ने ये कोशिश ही नहीं की। मैंने सर से 2 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, जब सर चाहते थे कि इसमें मैं IIT मुंबई में मेंटोर हूँ, वहाँ पर नब्ज नाड़ी परीक्षा के लिए यंत्र बनाने के प्रयोग हम करते हैं। मेरा PhD है यूज ऑफ AI इन आयुर्वेदा डायग्नोसिस 1991 में। सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर मेरे लाइफ का अगर कुछ होगा तो मेरा PhD है। वी कुड नॉट मेक अ मशीन इन 1991। रीजन वॉज वेरी सिंपल। AI वॉज नेसेंट, वेरी नया था, बिल्कुल ताज़ा, और उसको ज्ञान भी नहीं था, ना सेंसर्स अवेलेबल थे। 91 में किसी ने सुना भी नहीं था। जब मैं सब्जेक्ट लेके गया तो यूनिवर्सिटी वाला रजिस्ट्रार मुझे पूछता है, इसमें कौन पढ़ाएगा आपको? मेरे को उनको गाइड ढूंढ के देना पड़ा कि ये बंदा है, ये जानता है AI क्या है, तो हम जानते हैं नाड़ी परीक्षा क्या है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। तब हमने सेंसर्स बनाकर ग्लोव्स बनाने की कोशिश की थी, फेल हो गए। पर आज भारत के हर मशीन में अवेलेबल जितनी भी नाड़ी परीक्षा की मशीन है, मैं सभी का कंसल्टेंट हूँ। यह हमारी नई मशीन है, सनाय सहज नाड़ी यंत्र, उसका शॉर्ट फॉर्म है सहज नाड़ी यंत्र का सनाय। वी मेड नाड़ी परीक्षा सिंप्लीफाइड, नब्बाजी आसान की। उसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या है? नब्बाजी आसानी से, किसी के लिए भी जो बहुत आसान है।
हमने सबसे पहले प्रयोग किया 2016-17 में, हमने इस पे काम शुरू किया। हमारा ऐप 2019 में आया आयुर्रिदम नाम से। आप लोग डाउनलोड, इस पे लिखा है ना, पावर्ड बाय आयुर्रिदम। यह फ्री टू डाउनलोड है, ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है। आप दोनों तरफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पर्सनल नाड़ी परीक्षा के लिए है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हमारा जो मिजाज है कि हम बलगम अधिक है, सफरा अधिक है, सौदा अधिक है या खून अधिक है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये खून का तो नहीं पता, पर बलगम जिसको हम कफ कहते हैं, सफरा जिसको हम पित्त कहते हैं, सौदा जिसको हम वात कहते हैं, ये बड़ी आसानी से 30 सेकेंड के अंदर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी उंगली कैमरा के फ्रंट कैमरा पे रखे, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, और बैक कैमरा पे रखे अगर आपके पास एप्पल फोन है, तो आप 30 सेकेंड में कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आपको नब्ज लगती है भाई साहब, जनाब, लगती है ना? जरा उंगलियां तो रखी है। मैं माइक की जरूरत पड़ेगी इतने से लोगों में? मेरा आवाज वैसे काफी बड़ा है। तो देखो, मैं बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, सर ने मुझे कहा कि थोड़ा सा नब्ज कैसा देखते हैं इसके बारे में भी बताइए, और बाद में फिर इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में जब बताएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। तब तक आप उंगलियां अपनी नब्ज पर रखिएगा। मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ, आप जैसा देखते हैं उसमें। हाथ मेरी तरफ करिएगा इस तरह से, और आपकी फिर इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखिएगा जहां आप नब्ज रखते हैं वहां। दूसरा उंगली अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आसान होगा, एक ऐसा एक ऐसा। तो इंडेक्स सबसे ऊपर, मिडल्स बीच में, और रिंग फिंगर सबसे नीचे रख सकते हैं। क्या आपकी नब्ज एक जैसी चलती है तीनों उंगलियों पे? क्या कारण होगा? अगर ये रेडियल आर्टरी है और जिसका पल्सेशन हम मेजर कर रहे हैं, तो वो एक जैसा होना चाहिए, पर एक जैसा है क्या? आपको पल्स कैसे निर्माण होती है ये पता है क्या? पल्स निर्माण कैसे होती? कोई मुझे एक आधी चादर या टॉवेल दे सकता है, या कोई ऐसा पतला कपड़ा लंबा? शीट आईपीडी से लाना पड़ेगा। तो वो आईपीडी से एक शीट लेकर के आ जाना। स्टॉप यही है, कहाँ कौन दे रहे? तो आपको करना क्या है, एक बार ये ध्यान रखिए, नब्ज होती कैसे है, क्या करता होगा? नब्ज क्यों आती होगी डॉक्टर साहब? क्यों आती होगी नब्ज? एक्सपेंशन एंड द एलोंगेशन ऑफ द आर्टरी वॉल। पंप होता है ब्लड, हार्ट के जरिए ब्लड पंप होता है, और ये ब्लड पंप होता है, और ये क्लोज सिस्टम है। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है। इसमें क्योंकि क्लोज सिस्टम है, ध्यान में रखना, क्लोज सिस्टम। ये मैं बार बार इस पे थोड़ा सा जोर देकर बता रहा हूँ आपको। क्लोज सिस्टम है, इसका मतलब अंदर ब्लड है, नया ब्लड तो नहीं जाता। हार्ट नया ब्लड डालता है क्या? पहली बात तो ये दिमाग में रखिए, हार्ट नया ब्लड डालता है क्या? नहीं डालता। हार्ट ब्लड तैयार करता है क्या? नहीं करता। हार्ट में ब्लड आता कहाँ से? पूरे बॉडी से। पूरे बॉडी से जब जमा होगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये करीबन 140 से 180 ml ब्लड हमारे आर्टरी में चला जाएगा। अब जब ये आर्टरी में चला गया, बात को समझो आप, जब ये आर्टरी में चला गया तो पहले से ब्लड मौजूद है, आर्टरी में नया ब्लड आया तो ये फैलाएगा। अब ये फैला कर वहां रुक तो गया, पर हार्ट की मूवमेंट बड़ी अजीब है। वो देखो, हार्ट का कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकंड का है। गुरुजी ने सही बताया आपको कि हमारी नब्ज जो है वो बिल्कुल ईसीजी के साथ मैच करती है। हम ईसीजी को अगर देखते हैं तो आपको पता है कि पीक्यूआरएसटी हम ईसीजी में बिल्कुल देखते हैं। पी वे वाई मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और टी वे वाई मतलब डायस्टोल हुआ।
Depolarization. डिपोलराइजेशन हो गया, डायस्ट्रल हो गया। उसके बाद एक 0.6 सेकंड का गैप है। ये पूरा खेल होता है 0.2 सेकंड में। कॉन्ट्रैक्शन का पूरा खेल कितने देर का है? 0.2 सेकंड का। और 0.2 सेकंड के बाद 0.6 सेकंड का गैप है, तो 0.8 सेकंड में अगर 72 पल्स है, ये कैलकुलेट करते हैं ऑन एन एवरेज, तो 72 पल्स 1 मिनट में होती है, तो 0.8 सेकंड का पूरा साइकिल है। 0.8 सेकंड में 0.6 सेकंड का रेस्ट है, और उसके बाद 0.2 सेकंड का फिर से एक बार। अभी जो रेस्ट है और फिर से आना, इसको साइने मूवमेंट कहते हैं। ये साइने मूवमेंट है। साइने मूवमेंट में ध्यान में रखो, साउंड वेव आती है ना, साउंड वेव ऊपर जाती है और वो निगेटिव भी होती है। पर कभी आपने समुद्र में या आपके यहाँ पर तो हमने वेव्स आते हुए तो नहीं देखी, डल लेक में या नगीन में, पर अगर आप समुद्र पे जाते हैं तो समुद्र में जो लहरें उठती है, it goes up, comes down, but it never goes in negative. It never goes in negative. That's a sine movement. That's a sine movement. It goes up, comes down, goes up, comes down. आप उंगलियां रखो पल्स पर, क्या आपको ये वेव महसूस होती है क्या? वो इम्पोर्टेंट है। खेल ही खेल है, नाड़ी परीक्षा एक खेल है, उसको खेल के जैसा समझिए। आप गेम्स करते हैं ना, उस गेम के जैसा, ये हमें क्या ये ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए मिलती है क्या? बस आंखें बंद करना है या महसूस करना है। हम उसको क्या करते हैं पता है? हम इस गेम को नहीं समझते, हम उसको सोचते हैं कि हर जो मसला है नब्ज का, उसको याद करें, तो नामुमकिन वाली स्टोरी है। क्योंकि बीमारियां अनगिनत, हमारी जो अफलात है वो अनगिनत, और उसके साथ हमारे जो शरीर के जो हम कहते हैं इसको प्रकृतियाँ, वो अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है, तो हर एक की नाड़ी तो एक जैसी नहीं आएगी। तो उसके कुछ आप लिखते हैं क्या ABCD? कौन कौन लिखना जानता है? सभी जानते हैं। आर यू श्योर? किसने कहा सब? मैंने पिछले किसी से सुना सब। किसने कहा? आपने भाई साहब जानते हैं लिखना? लिखना जानते हैं क्या? सवाल क्या लिखना बात वाली बात है। लिखना तो राइट हैंड कैसे लिखते हैं? हैंड से लिखते हैं। अरे हाथ से, ओ भगवान, बढ़िया बहुत उम्दा। पर लिखते हैं मतलब करते क्या है? आप लिखते हैं मतलब क्या करते हैं? मूव करते हैं तो, और नहीं, हम अल्फाज को एक के साथ एक जोड़ते हैं, एक के साथ एक अल्फाज को जोड़ेंगे, और उसके साथ कुछ उसको, हमको किसी को ओ करना है, किसी को आई करना है, तो उसके साथ में कुछ और भी चीज़ें होंगी, वो जोड़ते होंगे। कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जैसा लिखेंगे वैसा पढ़ते आना चाहिए। मैं इस तरफ से लिखूँ और इस तरफ से पढ़ने की कोशिश करूँ तो होगा? नहीं होगा। मुझे जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से पढ़ना चाहिए। और लिखने के लिए आपके पास तो किताबें मैंने देखी, इतनी सारी बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो इतनी बड़ी किताब के लिए क्या हर चीज़ को याद करना ज़रूरी है कि आपके कुछ अल्फाज हैं? कितने हैं? कितने अल्फाज हैं? मेरे ख्याल से इंग्लिश में 26 है, हाँ, हिंदी में 36 है, संस्कृत में 38 है, उर्दू में और उसके सुर उर्दू इसमें संस्कृत में 14 है, हिंदी में 12 है। वैसे उर्दू में भी होगा। कितने अल्फाज हैं? 37। और उसके स्वर भी होंगे, हाँ, वो कितने हैं? 10 12 14। बात समझो आप। यानी आपको मालूम कितना होना चाहिए? ये 36 और 14, ये अगर आता है आपको तो आप हर उर्दू की किताब को पढ़ पाएंगे। फिर वो कुरान पाक से लेकर नया कोई भी बड़े मशहूर शायर ने लिखी हुई की गज़ल है, सबको पढ़ना है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी क्या है? ये 36 अल्फाज और उसके 14 सुर, ये पता होना चाहिए। नाड़ी भी समझने के लिए ज़रूरत इतनी ही चीज़ों की है। नाड़ी समझने के लिए भी ज़रूरत कितनी चीज़ों की है? नाड़ी के 10 अल्फाज हैं। नाड़ी के कितने अल्फाज हैं? 10 अल्फाज है।
वो 10 अल्फाज अगर आपको आ गए, 10 अल्फाज है, अब उनको समझना है। ये इधर से इधर है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये दब कर आ रही है, ये तेज लग रही है, ये शार्प है, ये कूद कर जा रही है, ये धीरे धीरे जा रही है, ये रुक रुक कर जा रही है, तेज दौड़ रही है। 10 ही तो अल्फाज है। ये अल्फाज अगर आपको आ गए, दाढ़ी परीक्षा बहुत आसान है, ध्यान में रखना। मैं बार बार कहता हूँ, सभी को कहता हूँ, और ये आसान है इसीलिए सीखना पॉसिबल है। और भी बड़ी बात है, दाढ़ी देखना कब सीखा होगा आदमी ने? क्या लगता है आपको, ये दाढ़ी नब्ज देखना सीखा कब होगा? मोहतरमा, कब सीखा होगा? नो आइडिया। आप किसी को है थोड़ा बहुत, छोटा सा? आपकी किताबों में तो काफी लोगों का उल्लेख है। चाइनीज मेडिसिन में है 360 कबलों में बुकरात के टाइम से देख रहे हैं। बुकरात ने बताया है सबसे पहले। 360 कबलों मसीह बुकरात के टाइम से है। मैं आपको और भी बढ़िया बताता हूँ, उसके भी पहले करीबन 8000 वर्ष ईसा के पूर्व, कितना? 8000 वर्ष ईसा के पूर्व रोमन मेडिसिन में मिलते हैं, ग्रीक और रोमन मेडिसिन दोनों में, जिसपे यूनानी सिस्टम आधारित है, वहां पर अल्फाज मिलते हैं। He is not pulsating, he is dead. He is not pulsating, he is dead. Remember, the pulsation and its relationship with the life is known to human being for last 20,000 years. It is not a new thing. नब्ज नहीं चलती है आज भी। आप कोई आदमी बेहोश मिलता है, बॉडी मिली, आप उसको डिक्लेयर करते हैं क्या मर गया? क्या देखकर डिक्लेयर करेंगे? नहीं, पल्स नहीं देखते सर। हम उसका सीधी कहाँ निकालोगे? रास्ते पे हम उसका देखते हैं कैरोटिड। हम उसका एक ही चीज देखते हैं, कैरोटिड। और यहाँ नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप देखेंगे क्या? कैरोटिड। क्योंकि यहाँ पर एक बीमारी है, पल्सलेस डिसीज, जिसको टाकामाशी डिसीज कहते हैं। तो आपको रिलियल पल्स बहुत बार एब्सेंट भी मिलेगी, एब्सेंट मिल सकती है। यहाँ एब्सेंट मिलना ये गारंटी है। अल्लाह को प्यारा होगा, ठंडा दो उसको, आप खाक में डालने की बारी आ गई, हाँ, मुर्गा पाक हो गया। ये इतना आसान है। तो ये नब्ज जो है, जो नाड़ी पे उंगलियां रखते हैं, हमको पता चलता है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। ये शीट आई है। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। आप में से एनाटॉमी कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। अरे सर, ये सब वाला आइटम बहुत ही खतरनाक है। किसको किसको याद है? चलो मैं उल्टी सवाल पूछता हूँ। चलो, ये जो हमारा हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, क्या वो टुकड़े टुकड़े में बनती है? जैसे हार्ट बना अलग से, उसके बाद में आवर्टा बनी अलग से, फिर आर्टरी बनी अलग से, और फिर नट बोल्ट लगाकर थोड़ा सा क्लैंप वैम्प लगाकर टाइट किया हुआ है। या जब डेवलपमेंट होती है फ्रॉम एम्ब्रियो से, तो उसी मेसोडर्म से सब कुछ बना है, इसी से बना। इज इट अ सिंगल यूनिट, सिंगल पीस? यस सर। अगर ये सिंगल पीस है, बात आपने बहुत सही कहा, अगर ये सिंगल पीस है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये अगर समझेंगे तो नब्ज का ध्यान रखना आपको बहुत आसान है। ये नब्ज के जो अल्फाज है ना, वो इसी बिला पर है, इसी से जुड़ा हुआ है। ध्यान में रखना कैसे है। अब अगर ये एक ही पीस है, ये अगर एक ही पीस है, ये प्रयोग आपने हर बार किया होगा। देखो, आप घर पे स्प्रे कौन कौन डालता है बेड पर? बेड पर चद्दर कौन कौन डालता है? सब सर कहेंगे यार मैंने तो डाल के सालों हो गए, आप तो नहीं डालते हैं, आप तो कोई और डालता है। हा? बेड पे स्प्रे कौन कौन डालता है? ये बेड चद्दर है ना, तो कैसा डालते हैं हम? चद्दर फैलाए, जरा थोड़ा खड़ा रहेंगे तो आपको दिखेगा। हा? थोड़ा सा देखना मैं क्या करता हूँ। फैन को थोड़ा बंद कर दे। बहुत आसान है, समझना है।
मैं जो करता हूँ उसे ध्यान से देखना। ये सिंगल पीस है। जी सर। हाँ, क्या हुआ? वेव। पूरे पे वेव फैल गई। देखा आपने कि फिर से एक बार दिखाओ? फिर से और कुछ ना ये समझ में आ जाएगा सर ऐसे में थोड़ा आगे आ जाइए, जिसको देखना है वो, क्योंकि फिर से तीसरी बार झुकाओ मत, तेरे बुढ़ा आदमी हो गए। हाँ, आप सबसे तो डेफिनेटली बुढ़ा है। ठीक है, प्लीज कीप अ वॉच। क्या हुआ? वेव बढ़िया हो गई। अब बात समझिए, मुझे इस बात पे तवज्जो दीजिए। आपका हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक सिंगल सिस्टम है और उसमें हर 0.8 सेकंड पर एक हादसा होता है। पता है, ये जो मायोकार्डियल कॉम्प्रेशन है, Contraction. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वो इतना तेज है कि वो यहां से ब्लड फेंक कर वापिस हार्ट तक लाने में कामयाब है। और ये वहां से जाता है, एक बड़ी एओर्टा है, एओर्टा से धीरे धीरे ल्यूमेन उसकी कम होते जाती है। हाँ, और फिर कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज से वेन बनती है और वेन से रिवर्स में वापस आती है। अब आपके हाथ के पीछे वेन्स होगी, देखो मेरे हाथ के पीछे दिख रही है। हाँ, किसी नब्बास को देखा है इसको जांच करते हुए? नहीं सर। तो जांच किसकी होती है? ये भी तो नस है, ये हार्ट तो ले जाएगी ब्लड को, कनेक्टेड टू हार्ट है, फिर इसकी क्यों नहीं करते जांच? इसमें पल्सेशन नहीं है, इसमें पल्सेशन नहीं है, पर लाइफ का लक्षण है पल्सेशन, इसलिए जांच होती है पल्सेशन की। अब आपको इतना ही पता करना जरूरी है, पल्सेशन भला क्यों होती है। एक तो कारण है ये वेव तैयार हुई, पहला कारण आपने बाद में बताया, पहले बताया। दूसरा कारण है वो जिसके कारण से ब्लड अंदर गया। अब बात सोचो, पहला कारण है ये स्पाज्म, और ये स्पाज्म के कारण से एक वेव फॉर्म हो गई और ये वेव एओर्टा से निकलते हुए पूरे सिस्टम में गई और उसके इमीडिएट फॉलोइंग, रिमेंबर, ध्यान में रखना, ये दोनों एक साथ नहीं होते। पहले तो स्पाज्म होगा तभी तो ब्लड जाएगा, उसके इमीडिएट फॉलो करता है ब्लड का फ्लो। और कितना ब्लड जाएगा एक बार में? अगर हार्ट पूरा पंप करता है तो 140 से लेके 180 ml तक ब्लड जाएगा, करेक्ट है? अब ये बताओ मुझे, इसका मतलब है कि हमारा हर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक जैसा होगा क्या? हर कॉन्ट्रैक्शन एक जैसा होगा क्या? साइनस रिदम होगी तो एक जैसा ही होगा। साइनस रिदम होगी तो भी एक जैसा नहीं होगा। उसका कारण है सर, हमारा कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? ब्लड पूरे बॉडी में जाए। कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? वो उसका परिणाम है, पर ये होता ही क्यों है? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में जाता क्यों है? मायोकार्डियम क्यों कॉन्ट्रैक्ट में जाता है? उसको एक इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है पर्किंजे फाइबर से या बंडल ऑफ हीट से पास ऑन होते हुए साइनोआर्टेरियल नोड से एट्रोवेंट्रिकुलर नोड से, दोनों जगह से इलेक्ट्रिकल माइक्रो वोल्टेज में, जिसके कारण से हम ईसीजी गिनते हैं। ये करंट मिलता है और जिससे मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। आप लोगों ने डेफिनेटली 12वीं में एक्सपेरिमेंट किया होगा, 11वीं 12वीं में मेंढक को काटा होगा, उसके मसल को करंट दिया होगा। अभी आपका है कि नहीं पता नहीं, महाराष्ट्र में से तो गायब हो गया है ये। हम लोग पढ़ते थे तब ये ज़रूर था जूलॉजी में, उसको करंट देते तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाता था। तो ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। ये मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन में जाने के लिए साइनोआर्टेरियल नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साइनोआर्टेरियल नोड जो है वो डिपेंड करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर और वेगस सिस्टम पर। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके एनवायरमेंटल चेंजेस पर डायरेक्टली रिलेटेड है। गर्मी बढ़ी, वो एक्टिवेटेड है। टेम्परेचर में फेयर हो गया, वो एक्टिवेटेड है।
आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ गए तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है। आपने खाना खा गए, आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है। अगर आप फिजिकल एक्टिवेशन करते हो तो आपकी वेगस एक्टिवेटेड है। आपके शरीर में होने वाला हर एक चेंज, वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, वेदर इट इज एनवायरमेंटल और आउटसाइड, विद इन योर बॉडी और आउटसाइड योर बॉडी, all are impacting the nervous system, and that nervous system which is controlling the sinoatrial load, which controls contractions of the heart. So every contraction is different. और ये पिछले 30 साल में ध्यान में आया। पहले ईसीजी निकलता था, किसने ईसीजी देखा है? सबने देखा है। ईसीजी कितने स्पीड पे निकलता है भारत में? 25 mm per second. Remember, we in India, across the world, हमारा ईसीजी निकालने का स्पीड जो है 25 mm पर सेकेंड है, और उसका एम्पलीट्यूड हम काउंट करते हैं कितने मिलीवोल्ट में है। वो मिलीवोल्ट हमें बताता है कि कितना करंट पास हुआ, और जब तक वो हम मिलीवोल्ट का पहले नहीं करेंगे तब तक वो हम ईसीजी को इंटरप्रीट नहीं कर सकते। अब पहले तो मैनुअल होता था, तो एक छोटा सा बटन साइड में होता था, उसको दबाते थे। अब तो ऑटोमेटिक हो गया, 12 लीड लगा दिए, आपका काउंट हो गया। तो ये जो है, ये स्पीड जो है, वो स्पीड क्यों इम्पोर्टेंट है? उससे ही तो पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटी कितने देर में हो रही है। डबल्स आप उंगलियां रखो, फिर से ध्यान से रखना। अब आप उसको इंटरप्रेट करना कि ये देखो, अब ये एक मैकेनिकल मूवमेंट है, और उसके बाद में आने वाली ब्लड की मूवमेंट है। अगर ये पूरा भर के आई, उठवा रहे हैं भर के आई, तो नब्ज कैसी लगेगी? भरी पूरी। जी। पर अगर ये थोड़ा सा ब्लड कम है, ओके मैम, 180 ml आएगी तो ये फुल भरी हुई मिलेगी। 140 में फुल भरी हुई मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो हमारे लिए तो लगेगा बहुत मुश्किल है, पर वो अल्फाज दर अल्फाज उसे सीखते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। वो तो बस ऐसा उंगलियां घुमाते और पढ़ते हैं, और वो जिस भाषा में चाहो आप उस भाषा में पढ़ते हैं। हिंदी में भी पढ़ते हैं उन्हीं अल्फाजों से, अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ते हैं, फारसी में भी उसी से पढ़ते हैं, क्योंकि उसको लिखने का एक तरीका ईजाद किया गया है। लफ्ज़ का भी अपना एक तरीका है, अपने अल्फाज हैं। उन अल्फाजों को अगर आप समझ लें, उन अल्फाजों को ध्यान से समझें, और आप खुशनसीब हो सभी, क्योंकि आपके बीच में एक नब्बाज है जो इन अल्फाजों को जानता है, और दूसरी बड़ी खास वाली बात, मैं आज यहाँ आया हूँ ना, उसका एक बड़ा कारण सर है, सिराज सर। क्योंकि जब हम उनसे बात कर रहे थे तब उन्होंने एक बात बताई। तो बोले कि हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो हम पेशेंट का डाटा रखते हैं, उस सॉफ्टवेयर में सभी नर्व्स के टाइप्स है। मैंने आज खुद देखा, सिर्फ टाइप्स नहीं है, सब टाइप्स भी है। हाँ, और उसके बाद उसकी कॉम्बिनेशन वाला टाइप भी है। क्या कहते हैं? नब्ज़ मुरक्कब। हाँ, नब्ज़ मुरक्कब। हाँ, समझो कितना आपके पास ये छोटी सी चीज को एनालाइज करने का तरीका है। आपको करना क्या है? सिर्फ हम जैसे उर्दू सीखे हैं, जैसे हम हिंदी सीखते हैं, जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, हमको नब्ज़ की भाषा सीखनी है, हमको नब्ज़ के अल्फाज सीखने हैं। और वो मुश्किल है नहीं, क्योंकि आप 36 भाषा और 14 सुर वाली उर्दू सीख सकते हो। तो ये तो 10 है सिर्फ। कितने हैं? सिर्फ 10। और आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको बीमार को नहीं ढूंढना है, बीमारी को नहीं ढूंढना है, आपको नब्ज़ को देखना है, नब्ज़ की भाषा को समझना है। आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है ये सफरा की भाषा है, ये तो बलगम है, ये सौदा है, ये खून है। अब ये इसके साथ इसमें हरारत है, नहीं है, ये तेज चल रही है, नहीं चल रही है क्या? बहुत मुश्किल थोड़ी ना है, ये मुश्किल कतई नहीं है। जब आप कहते हो मुश्किल है तब मुझे बड़ा खौफ लगती है। मैं बताऊं आपको, आपकी एज में जब मैं था तब मुझे भी यही लगता था कि दर्द तो अपने बस का रोग ही नहीं है। हम तो डॉक्टर हैं, हम तो ईसीजी निकाल लेंगे, एमआरआई कर लेंगे,
फंक्शनल एमआरआई कर लेंगे, सीटी स्कैन निकाल लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, सोनोग्राफी कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है ज़रूरत? पता है आपको क्यों है ज़रूरत? क्या लगता है आपको नब्ज की ज़रूरत है आज के दिए तारीख में? है ज़रूरत? नब्बाज होने की कोई ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? सब मशीन तो है आपके पास। सब जगह नहीं है और आसानी से नहीं मिल रहा आसानी से हम मरीज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कॉम्प्लिकेशन की, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें सर इससे भी बड़ी बात बचाव बताता किया हूँ जा मैं सकता आपको, इससे भी बड़ी बात बताता हूँ। नब्ज रुग्ण के डायरेक्ट हाथ में है और उसके फिजियोलॉजी का डायरेक्ट इंप्रेशन है, डायरेक्ट। बाकी सब चीजों में आपको इंटरप्रीट करना पड़ता है। आप में से थर्मामीटर सब में देखा है, मुझे पता है। थर्मामीटर जी सर। पक्का आपने देखा है? उसके आंकड़े बताएंगे मुझे, कितने आंकड़े होते हैं थर्मामीटर पर? अब उसको बाजू में पूछने की क्या जरूरत है? थर्मामीटर देखा है आपने, इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं, और आंकड़ों पे आप बगल वाली बहन से पूछ रहे हैं। अरे यार आप बताओ ना, मुझे तो याद नहीं है। और ये किसको याद है? किसको याद है? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 95 to 35 to 42 डिग्री अगर आपके पास सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, पर आज तक आपके क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आकर कभी कहता है क्या कि मेरा टेम्परेचर 38.2 है? वो तो 101 बताएगा। हाँ, वो कहेगा 99 है सर बुखार। हाँ, 103 बुखार है। आपकी सिस्टर भी आपको आके कहेगी 104 हो गया सर, कि कहती है वो कि आपको 38 हो गया, 39, 39.5, 41 टेम्परेचर हुआ। ऐसा कभी सुना है? आपने सुना है सर प्रैक्टिस में कभी? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? चलो साधारण सवाल पूछता हूँ मैं, जो एडमिशन पे 98.6 98.6, 98.4, नहीं, 6 निकलते हैं ना थोड़ी। 98.6 इज एग्जैक्ट। 98.6। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत आसान सवाल है सर आपसे, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, मुझे पता है। बताइए। हाँ, सवाल बहुत आसान है। बताइए। ये कौन से गधे ने साला 98.6 नाम का आंकड़ा निकाला होगा? रेंज है ना सर, ये रेंज आई कहाँ से? इसका मेन मैं निकाला है। तवज्जो बताता हूँ, आप हम ध्यान नहीं देते कभी। ये ध्यान देना, मुझे भी आप पहले पूछते थे तो नहीं पता था। जब हम नाड़ी परीक्षा पे काम करना शुरू किए तब पता चला। फ़ारेनहीट ने जब क्लिनिकल थर्मामीटर बनाने की सोची, क्लिनिकल नहीं थर्मामीटर बनाने की सोची, तो उसके लिए स्केल की जरूरत थी। तो स्केल क्या करना, तो उन्होंने 0 लिया, बर्फ, नमक और पानी के कॉम्बिनेशन को। बर्फ, नमक और पानी, ये कॉम्बिनेशन आपने कहीं सुना है क्या? रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग करते हैं। बर्फ, नमक और पानी कहाँ करते हैं? आइसक्रीम बनाने में। हमको कुल्फी बनानी है ना, कुल्फी वाला करेगा क्या, ध्यान में रखना, वो पहले बर्फ डालेगा, उस पर नमक डालेगा और थोड़ा पानी छिड़केगा, और उसके बीच में वो जाली लगाकर फिर वो कुल्फी की डालेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर बर्फ से कम है, और उसको उन्होंने नंबर दिया 0। फ़ारेनहीट ने उसको नंबर दिया 0। पहले आया फ़ारेनहीट टेम्परेचर। गैलीलियो सबसे पहला थर्मामीटर बना, गैलीलियो ने। गैलीलियो के थर्मामीटर आपको म्यूजियम में देखने को मिलते हैं आज भी। उसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, उसमें पानी गर्म हुआ कि ऊपर उसमें बल्ब लगे हुए रहते हैं, छोटे छोटे, ऊपर नीचे होते हैं टेम्परेचर के अनुसार। ये गैलीलियो का थर्मामीटर कभी भी बाहर कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ वो म्यूजियम या लैब में टाइम पास की बात है, पर फ़ारेनहीट का थर्मामीटर इस्तेमाल हुआ। तो 0 तो मिला, ऊपर का टेम्परेचर कौन सा? तो उन्होंने खुद के बॉडी का टेम्परेचर को 100 माना, खुद के बॉडी के टेम्परेचर को 100 माना। तो 0 मिला, 100 मिला, 2 पॉइंट मिले, तब स्केल तैयार हुआ। और फिर उबलते पानी को जब गिना गया तो उसको 212 पे मिला उसी स्केल पर, और इसलिए फ़ारेनहीट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 212 बनकर आता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड -12 आता है। ध्यान में रखना, इतना डिफरेंस है। ये
उन्होंने स्केल तो बना दिया, पर जब क्लिनिकल थर्मामीटर बना 1735 में, ये हुआ 1564 की बात है ये। 1735 में 200 साल लगे उसको, 150 साल थर्मामीटर से क्लिनिकल थर्मामीटर बनने के लिए। एक वो पारे की छोटी ट्यूब कैपिलरी जिसमें एक बेन देकर थर्मामीटर बनाने का, और क्लिनिकल थर्मामीटर बना तब वो ध्यान में आ गए उस मीटर पर। ये जो स्केल है, इस स्केल में 100 पे नहीं आता है टेम्परेचर, 98.6 पर एवरेज आया। इसमें प्रैक्टिस करने वाले कितने लोग हैं जो पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं? नर्सिंग में से कोई है? नर्सिंग में से कोई है जो टेम्परेचर देखता है, पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं? 98.6 कितने पेशेंट का मिलता है? हमें 98 मिलता है, 97.6 मिलता है, 97.8 मिलता है, 98.6 मिलता है, 98.8 मिलता है, 99 मिलता है, 98.4 मिलता है, 98.6 एग्जैक्ट। हार्डली 20-25 तक का पेशेंट का मिलता है। फिर भी हम उसको कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर। हमारे लिए 96 भी नॉर्मल है और 98.9 भी हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे शरीर में सफरा अधिक है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, बलगम अधिक है तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर सौदा है तो टेम्परेचर वेरिएंट होगा। ये हमें पता है, और ये पता होना उसी तरीके से ये जो बदलाव है ये आपके नब्ज में भी आएगा। ऐसा होगा कि शरीर में सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा और नब्ज वैसे की वैसी रहेगी? नहीं होगी, पर सिर्फ हमें उसके अल्फाज पता नहीं है। जब आपने आपको थर्मामीटर के बारे में बताया तो आपको ध्यान में आ रही है तो बहुत आसान है, हमको पता है ये, पर हमको पता होने के बावजूद ना पता है। हमें पता होने के बावजूद भी ना पता है, क्योंकि हम उसको तवज्जो नहीं देते। हमें ज़रूरत है कि उस नब्ज के अल्फाजों को तवज्जो देना, और उनको ढूंढेंगे तो बहुत आसान है। फिर तो आपको खेल करना है। खेल क्या है? नाड़ी देखना है, नाड़ी की अल्फाज को समझना है और उन अल्फाजों को लिखने की कोशिश करना है। और एक बड़ी फॉर्चुनेट चीज़ है आप लोगों के साथ, जो लोग भी ओपीडी में काम करते हैं, जहाँ केस पेपर भरा जाता है, आपके पास अल्फाजों के ऑलरेडी कैटेगरी दी है, उसमें से सिलेक्ट करनी है। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? गलत होगा। हाँ, गलत होगा तो रिस्पॉन्सिबल ये पहले वाली 2 लाइनें हैं। हमें क्या लेना देना? हमें लगा, हमने लिखा। आपको नहीं लगता है, आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि ट्रीटमेंट एज ए स्टूडेंट हम सीखते कैसा है। एज ए पीजी स्टूडेंट और यूजी स्टूडेंट में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? एक यूजी का स्टूडेंट भी वही पढ़ता है जो आपके पास। क्या किताब बदलती कि तिब्बी की? कौन सा आपने कहा मुझे किताब दिखाया अभी? उसूल तिब। वो आपको एमडी में नहीं है? यूजी में भी वही है और एमडी में भी वही है। बेसिक वही है। बेसिक वही। वो तो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो फिर नया क्या सीखते हैं आप? एप्लीकेशन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं उसी को। हम उसका रिपीटेशन प्रैक्टिस सीखते हैं। हम उसका रिपीटेशन और प्रैक्टिस सीखते हैं। ये दिखता कैसे है इसको समझो। जो यूजी में हम सिर्फ सुने रहते हैं, हाँ ये बुखार का पेशेंट है, हाँ हमने यूजी में 2-4 केसेस देखे हुए रहते। पीजे में आते जब मेडिसिन में आपका क्या सब मुआवजात। हाँ मेडिसिन मौलजा, वहाँ पर जाते हैं तो ज़्यादा पेशेंट आते हैं। फिर हम डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। अरे ये तो टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये डेंगू लग रहा है, ये कोविड है। कैसे पता चलता है? देख देख कर ही पता चलता है। आपको अगर उस स्टेप वाइज टेम्परेचर बढ़ते हुए मिला, अगर आप उसे टाइफाइड नहीं कहोगे, एंट्रिक फीवर नहीं कहोगे, तो आपके कुछ गड़बड़ी है। हाँ, आपके कुछ गड़बड़ी है। मैं आपको एक और आइडिया बताता हूँ, आपको ध्यान में नहीं आया होगा कभी। आप एक नब्ज का उपयोग बताता हूँ जो आपको पता है पर आपको पता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टेम्परेचर वाला पेशेंट आया, नॉर्मल पल्स 72, फिर 65 से लेकर 75 तक नॉर्मल। अगर टेम्परेचर वाला पेशेंट आया, उसको डिफ्रेंशिएट करना है क्लिनिकली। ध्यान में रखना, अगर टेम्परेचर 101, 102, 103 पर नब्ज 82, 83, 80, 100% वायरल फीवर, 100% वायरल फीवर।
कोविड के पेशेंट आपने कहीं देखे होंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, टेम्परेचर 104, 103, 105, पल्स 83, 84। जब आपका टेम्परेचर से पल्स रेट मैच नहीं करेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है फ़ारेनहीट में, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर फ़ारेनहीट में बढ़ता है तो 8 से बढ़ती है नाड़ी, 10 8, हम तो 10 10, मानते हैं। 8 to 10 मान लो 10। अगर ये 10 से ज़्यादा बढ़ी, टेम्परेचर 99, 100 और नाड़ी 110, ट्यूबरकुलोसिस। आंखें मूंद कर ट्यूबरकुलोसिस, देखने की भी ज़रूरत नहीं, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करने को भेजो, वो 100% पॉजिटिव आएगा। अगर पल्स उसकी उससे ज़्यादा 120 है और टेम्परेचर 99, टीबी का जांच पहले करो। देखो नब्ज ही देख रहे हैं हम, मैं नब्ज के बाहर नहीं जा रहा हूँ कहीं। नब्ज के हम लोग बहुत क्लिनिकल आइटम है, नब्ज एक क्लिनिकल स्टडी है, नब्ज थेरोटिकल है नहीं। पहली बात दिमाग में ये रखो कि नब्ज थेरोटिकल नहीं है, नब्ज 100% बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, 100% बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। जब तक वो बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, आप सबके लिए है वो। जब हम उसे निकाल कर किताब में ढूंढेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल है यार, ये नब्जे मेरे लिए आप फारसी की किताब दे दो। अभी मैं लाइब्रेरी में गया था, उन्होंने, मैंने पूछा नब्ज पर कोई किताब है, तो मेरे हाथ में एक उर्दू किताब दे दी। हमने देखा उसको, हमने हमारी तरीके से ढूंढा, वो बोले ऐसा नहीं पढ़ते, हाँ ऐसा पढ़ो। फिर हमने पढ़ा तो उसको उल्टा पकड़ कर पढ़ा। अब वो सही साइड कौन सी और उल्टी साइड कौन सी कैसा पता चलेगा। फिर ध्यान में आया इसके आंकड़े नीचे दिख रहे हैं, पेज नंबर्स, मतलब हमने उल्टी पकड़ी है। हाँ फिर उसको सीधा किया, हाँ फिर नंबर ध्यान में आया है, नंबर बराबर है, 0 से लेके 275 तक दिख रहा है। हाँ अब पढ़ते थोड़ी आता है मेरे लिए तो काला अक्षर। वो एक बड़ी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। पढ़े लिखे भाई फारसी। अब पढ़े लिखे नहीं है, हमारे जैसा अनपढ़ कोई आया तो फारसी फारसी है सब कुछ। हाँ तो नहीं समझ में आया। नब्ज आपको फारसी जैसी इसलिए लगती है क्योंकि आप उसके अल्फाज को नहीं पढ़ना चाहते, नहीं समझना चाहते। अगर आप उसके अल्फाजों को समझोगे बहुत आसान है क्या। अरे मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद और यूनानी बिल्कुल हाथ में हाथ धर के चलते हैं। जब मैंने सर का आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने नब्ज पर आर्टिकल लिखकर भेजा था मेरे किताब के लिए। मेरी एक किताब है नाड़ी परीक्षा इन मल्टीपल साइंसेस, उसमें सर का आर्टिकल है और यूनानी नाड़ी परीक्षा पर। तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो ट्रांसलेशन है, आयुर्वेद की चीज़ों को भाषांतरित किया गया है। अब आप ये कह सकते हो आयुर्वेद ने भाषांतरित करके अपने आप में समा लिया है, क्यों क्यों ऐसा क्यों कह सकते हैं। मैं मैं बहुत वाजिब बात कह रहा हूँ आपको। मैं तो पूरा 100% आयुर्वेद से हूँ, BMS, MD आयुर्वेद, PhD आयुर्वेद, हाँ टीचर, प्रिंसिपल, रिसर्चर, ऑथर, सब कुछ आयुर्वेद से संबंधित है। यूनानी से मेरा कोई प्रेम नहीं, कभी कुछ काम नहीं पड़ा, पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं। उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि यूनानी वाला डेफिनेटली कह सकता है आयुर्वेद वालों ने चुराया आपसे। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि यूनानी के इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ईसा के पूर्व 10,000 साल, ईसा के पूर्व 10,000 साल, और आयुर्वेद की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें ईसा पूर्व 5,000 साल से। ईसा पूर्व 5,000 साल से तो हो सकता है। पर मैं एक बात बताऊं, ये हमने किए हुए ये पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। पहले दुनिया एक ही थी, अल्लाह ने क्या दुनिया अलग अलग बनाई, एक ही दुनिया थी। तो हर व्यक्ति ने दुनिया के हर कोने पे, भाई जिंदा आदमी है तो उसकी नब्ज चलेगी। ऐसा है कि अमेरिका में बैठा है उसकी नब्ज नहीं चलती है तो वो नहीं चली तो भी वो जिंदा है, और भारत में ही सिर्फ चलेगी, या कश्मीर में चलेगी, कन्याकुमारी में नहीं चलेगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। खून सबका बहता है, खून हार्ट सबका काम करता है, नब्ज भी सबकी उसी तरीके से चलती है। तो जहां पर होशियार लोग होंगे, हकीम का मतलब क्या है? होशियार, हिकमत वाला। हकीम का मतलब वही है जो लैटिन में डॉक्टर का है, द वन हु नोज, द वन हु नोज। और वैद्य का भी मतलब क्या है पता है? जिसको मैं अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ तो अपने आप को कहता हूँ कि मैं हूँ वैद्य संजय छाजेड़, और वैद्य का मतलब क्या है? विद, जानाती,
द वन हु नोज, जानने वाला। जो जानने वाला है, हकीम जो जानने वाला है, डॉक्टर जो जानने वाला है, तो तीनों में फर्क क्या है? वो जो जानने वाला, क्या जानने वाला? तो बॉडी के खुशीशी चेंजेस जो होते हैं, उसमें जो भी बदलाव होते हैं, उसको समझने का जो भी प्रयास करता है, और वो समझकर उसको रिवर्स करने का प्रयास करता है। बड़ा एक मस्त चीज़ बताता हूँ आयुर्वेद से। अब वो यूनानी में है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं। अभी मैं वही सर से पूछा तो कोई अंग्रेजी किताब हो तो साला मैं भी पढ़ लूँ, तो हमें भी पता चले कि यूनानी होती क्या भला है। पर मैं आपको बात बताता हूँ, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि बीमार खुद को खुद ही ठीक करता है। बीमार खुद को खुद ही ठीक करता है। तो स्टूडेंट ने पूछा, हमारे जो चरक महर्षि थे, जिसकी किताब है चरक संहिता, उसके जो पहले वाले करता थे उनका नाम था अग्निवेश, उनके टीचर थे आत्रेय जी। आत्रेय जी ने कहा कि बीमार को अपने आप ठीक होता है। तो ये तो बड़ा परेशान हो गए, फिर हमारा क्या काम? हाँ? हमारा क्या काम क्या? तो उन्होंने कहा कि व्याधिस्तत्व परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह, यानी बीमारी को जानो और उसका दर्द कम करो, उसका दर्द कम करो। इतना ही भिषक का यानी हकीम का काम है। और शायद आप मत बताओ मुझे, आपके यहाँ पे जंगलों में या आपकी क्या नाम उसका, ये बड़ी शॉल महंगी आती है पश्मीना, हाँ, उसकी भेड़ें चरती है। तो जंगलों में भेड़ों को ठीक करने वाला कोई जाता है क्या? या हाथी या चीते वेते भी है, भालू है, वो जंगल में बीमार नहीं होते होंगे? किसी बीमार होने का ठेका आदमी ने ले रखा है। सब होती है। सब होता है। आपके पास घर में किसी के पास पेट्स होंगे, कुत्ता बिल्ली चूहे, हाँ पेट्स करते हैं चूहे, बहुत लोग संभालते हैं चूहे को। हाँ, तो कुत्ता बिल्ली तो बहुत लोग पालते हैं। आपके पास है कुत्ता? हाँ, मेरे पास 2 थे। बिल्ली है, तो वो क्या बीमार नहीं होती है? आपने अगर कुत्ता बीमार होते हुए देखा तो वो पहले जाएगा घास पे, वो घास को चुनेगा और उसको खाएगा, और उसी को खा के वो उल्टी करेगा। उल्टी करके वो ठीक होगा, और जब तक उल्टी नहीं करेगा वो कुछ और नहीं खाएगा। ये सार्वत्रिक अनुभव है। तो उसको कौन बताता है? हकीम जाके बताते हैं हम लोग कि भाई ये घास खा, कि उसका कोई वैद्य आके उसको बताता है नहीं ये घास खानी चाहिए। इंस्टिंक्टिव है, ये इंस्टिंक्टिव है। एवरी एनिमल हैज इट्स ओन इंस्टिंक्ट ऑफ हीलिंग एंड इट हील्स ऑन इट्स ओन। अगर हम ठीक कुछ नहीं करें तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं करें तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ठीक होने के लिए डॉक्टर क्यों चाहिए? तो कोई बंदा गिर गया, आपके यहाँ पर अभी मैं आज सवेरे दल लेक पे वॉक ले रहा था, तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ पर वो फर्सियाँ लगी हुई है, काफ़ी सारी उखड़ी हुई है। अगर मैं गिर गया तो मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा? पर मुझे किसी ने हाथ दिया तो मैं जल्दी उठूंगा, कम तकलीफ में उठूंगा। एग्जैक्टली हकीम का काम उतना ही है, कम तकलीफ में बाहर निकालो और जल्दी बाहर निकालो, बस। परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह एतावत् विशेषः कार्यम्। आयुर्वेद बड़ा और यही इसी तरीके के अल्फाज मुझे पता नहीं है, पर यूनानी में मौजूद है। तबीयत का जो है नजरिया है कि बिल्कुल बिल्कुल तबीयत ही असल मुआलिज है, और तबीयत सिर्फ मुआवनत करता है। नहीं, फिर भी है, बिल्कुल है। तो यही बात को ध्यान में रखिएगा। हमारी बॉडी जो है वो हमको बताती है, नब्ज भी आपको बताती है, सिर्फ अल्फाज को ध्यान में रखिएगा। अब इस अल्फाज को ढूंढने का कुछ टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए कि नहीं? हमारे पास आप स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं? जी सर। थर्मामीटर के पहले टेम्परेचर कैसा देखते थे? हमारी दादी हमारा टेम्परेचर देखी होगी ना कभी, तो हाथ लगा के वो देखो। थर्मामीटर लगा के देखी होगी, सर पे हाथ लगाती थी और वो बताती थी बुखार है, और डॉक्टर के पास जाओ तो बुखार ही निकलता था कि और कुछ निकलता था? हाथ लगा। और उसके पहले बेडसाइड क्लिनिकल मेडिसिन था। स्टेथोस्कोप का डेवलपमेंट देखो, एक ट्यूब से शुरू होकर अब मेरे अगर क्लिनिक पर आओगे तो मैं आपको दिखा दूँ मेरा स्टेथोस्कोप। मैं डिजिटल स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करता हूँ, इसमें है, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको।
तो वो डिजिटल स्टेथोस्कोप को आपको उसको कान में डालने का है ही नहीं, वो सिर्फ चेस्ट पे रखो। आप कार्डियक साउंड सुनना है तो कार्डियक साउंड, उसके पॉइंटर्स दिए हुए वहाँ अपने आप चला जाएगा, रखो। आपको रेस्पिरेटरी साउंड सुनने तो सुनो, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका एनालिसिस होगा और डायग्नोसिस भी आएगा। मेरी टीम है जो आईआईटी में उन्होंने बनाया है और बहुत आयुष सिंह 2 प्रो, नाम लिख लो आप, आयुष सिंह AYUSYNCH, आयुष सिंह 2 प्रो। आप नेट पे आराम से सर्च करना, ये मेरा थर्मामीटर है हमारी टीम का, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर नहीं सॉरी, स्टेथोस्कोप है, AYUSYNCH। अभी क्यों सर्च कर रहे हो, अभी लिख लो ना सिर्फ, आयुष सिंह 2 प्रो। हाँ, बहुत महंगा नहीं है, 35,000 उसकी MRP है, हमारा रेफरेंस देंगे तो 18,000 में मिलेगा। मैं बेचने के लिए नहीं आया हूँ, पहली बात। हाँ, ये बात को भूल जाओ आप, बेचना नहीं है, पर जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया। और ये स्टेथोस्कोप का बदलाव है, ट्यूब लगाकर सुनते थे पहले। रोएंटोजेनोग्राम ने जब पहला एक्सरे निकाला और आज के तारीख में हम डिजिटल एक्सरे निकालते, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारा अभी डायग्नोसिस और ज़्यादा, ये जो मैं बात कर रहा था सर, जो मैंने आपको रोका, क्योंकि साइनस रिदम भी होगा अगर, तो हार्ट रेट्स 2 consecutive QRS complex are never the same, never the same. That is called heart rate variability. That is called heart rate variability. Or heart rate variability is the basic science behind the nervous examination or नाड़ी परीक्षा। जब तक आपको हार्ट रेट, इसके पहले क्या था, हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के लिए हमें फिंगर्स पे भरोसा करना पड़ता था, और ये फिंगर्स पे जो उसके अल्फाज है उनको ढूंढना पड़ता था। अब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जब से डिजिटलाइज ECG मशीन आई और AI बेस्ड मशीन लर्निंग वाला एल्गोरिदम आया, दोनों ध्यान में रखो। ये ह्यूमन, क्योंकि आपका ECG 25 mm पर सेकेंड पर है, अगर आप शांति से कोई भी ECG लो और बहुत सुकून से आपका लेंस में लेकर देखो उसको, ये 25 एग्जैक्ट है क्या, तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर दिखेगा। उसके हाइट को देखोगे तो इधर उधर दिखेगा, QRS कॉम्प्लेक्स के बीच वाले गैप को देखोगे इधर उधर दिखेगा, P की साइज को देखोगे इधर उधर दिखेगा, P से लेके Q के साइज को देखोगे, सब में चेंजेस दिखेंगे। ये पहले मेजर करना ह्यूमन ब्रेन के लिए, ह्यूमन आइज के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मशीन लर्निंग है, उसको बोल दिया ये साइज गिनो, आप ECG डाल दो, अब डालना भी नहीं है, ECG निकाला, डिजिटली जाता है वो, तो डिजिटली एनालाइज होता है, तब HRV मिलना शुरू हुआ। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ये बेसिस है नाड़ी परीक्षा का, नर्वस एग्जामिनेशन का, और उसी से डायग्नोसिस होता है। ये जो मैंने अभी आपको बलगम, सफरा, सौदा, ये वाली जो बात कही, आपका भी यंत्र जल्दी ही आएगा। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि ये क्रिसमस के पहले ये यूनानी वाली मशीन आप सबके हाथ में हो इंशाल्लाह। आयुर्वेद वाली मशीन मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में जानकारी भी दूंगा। ये कैसा लगा, ठीक लगा ना नर्व्स के बारे में? हाँ? ये आपको ध्यान में रखना जरूरत है। आई एम अ रिटायर्ड मैन, मैं अगर गवर्नमेंट सर्विस में होता तो मेरे को 2 साल पहले हटा दिया होता, जाओ बुढ़े हो गए। और मैं आज भी आपके सामने बैठकर जैसा आपके साथ 1 घंटा भर बात कर रहा हूँ, मैं वैसे 9 घंटे का लेक्चर लेता हूँ। तो यही तरीका है, क्योंकि मुझे आपसे संवाद करना है, वो भाषा आप तक पहुँचानी है। बात समझो, कुछ कभी कभी जो गूंगे बहरे होते हैं वो कैसी बात करते हैं, हंसते भी है। उनको वो जोक कहा था, उनको पता चलता है, हमको पता नहीं चलता। बस नब्ज में उतना ही फर्क है। वो आपको ढूंढना है क्या इशारा आया, और वो इशारा आपने पकड़ लिया कि आपके लिए काम हो गया। इसको लेके चले, ये हमारी नई मशीन है, सना है।
और मैं जब सराय के बारे में बताऊंगा आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये आपने सबने देखा है। ऑक्सीमीटर, यस, ये सिर्फ ऑक्सीमीटर नहीं, क्या कहा आपने? पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर है। हाँ, अगर इसको आपने गौर से देखा तो इस पे आपके 2-3 चीजें दिखती है। ऊपर एक ग्राफ चल रहा है और फिगर्स आ रही है, पर हम लोगों ने ये ग्राफ की तरफ कभी तवज्जो दिया है क्या? नहीं सर, हमारा तवज्जो होता है फिगर पे। SpO2 कितना है और पल्स रेट कितना है, दो ही चीज़ों पे तवज्जो है। ये ग्राफ की तरफ तवज्जो है ही नहीं। और ये ग्राफ बेसिकली नब्ज का ग्राफ है, पल्स है वो। ये पल्स कहाँ से है? तो हमारी आर्टरी जो है तो यहाँ भी आती है ना। जी सर, आप उंगली पे रखो जरा, आपकी उंगलियां पकड़ो जरा, आती है क्या पल्सेशन? कुछ महसूस होती है क्या? देखो, धीरे धीरे जरूर महसूस होगी, होती है। अब इस पल्सेशन में पर सेकेंड 16 फोटोग्राफ निकलते हैं और उन फोटोग्राफ को AI बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से पास ऑन किया जाता है और उससे एनालिसिस किया जाता है। इसमें वाता कितना है, पित्ता कितना है, कफा कितना है, मतलब सौदा कितना है, सफरा कितना है, बलगम कितना है। और इसके पीछे जो कायदे कानून है, मैं लूँ के जरा। हाँ बिल्कुल।